हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में। तो डेट मीन्स कि एंडोक्राइन मीन्स की जो भी हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में आपको मेनली तीन पढ़ना है, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स, उसमें हाइपर और हाइपोथायराइड। तो फर्स्टली डायबिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस का नाम आपने सुना होगा। तो डायबिटीज से बेसिकली दो वर्ड जुड़े रहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो बेसिकली जो हम नॉर्मली ब्लड शुगर कहते हैं, तो दैट इज। और इंसिपिडस क्या है कि वो हमारा क्या बोलते हैं, डायूरेसिस टाइप का है, कि किडनी के मेल फंक्शंस के कारण या एल्डोस्टेरोन के कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट होने लग जाता है। तो वो अलग है, वो फ्लूइड वाला थोड़ा अलग है। अगर शुगर वाला अगर पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे हमको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली डायबिटीज एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल हो जाते हैं, ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, जितना ग्लूकोज होना चाहिए बेसिकली एक सभी चीज का दायरा होता है उसको पार कर जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा बॉडी उस ग्लूकोज का सफिशिएंट यूज नहीं कर पाता, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे बॉडी में ग्लूकोज हो जाता है। अब ये ग्लूकोज कौन रेगुलेट कर रहे हैं? तो पेनक्रियास ग्लैंड्स में दो रहते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। दोनों का काम अलग अलग है। ग्लूकागोन ग्लूकोज जनरेट करता है और उसको मेटाबोलाइज का काम इंसुलिन करता है। तो अब यहाँ पे जो इंसुलिन बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो ये जो डायबिटीज है, तो अब ये दो वजह से हो रहा है। या तो हमारा पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना पा रहा है जितना शुगर है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, या तो हमारे बॉडी में उतना इंसुलिन है बट हमारा सेल उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको रेसिस्ट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो यही दो वजह से जनरली डायबिटीज होते हैं। तब ये जो डायबिटीज है इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे कि बेसिकली कितने टाइप्स के हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो दो टाइप्स के रहते हैं। एक अलग है जेस्टेशनल पीरियड डायबिटीज, वो अलग है। तो टाइप वन है और टाइप टू है। तो टाइप वन जो डायबिटीज होता है वो बेसिकली आपके ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होता है। ऑटोइम्यून कहने का मतलब है कि जब आपका इम्यून सिस्टम किसी मेल फंक्शंस की वजह से खुद के पेनक्रियास सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, और कहा जहां इंसुलिन बन रहा है। अब क्या है कि वो सेल ही खत्म कर दिया तो इंसुलिन बनेगा नहीं। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो ये जो टाइप वन डायबिटीज है ये जनरली बच्चों में पाया जाता है या यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, जो डेवलपिंग एज में है, एडोलसेंस एज में है, उनमें पाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। उसके अलावा एक और चीज वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है डायबिटीज टाइप वन वाली डायबिटीज में, तो उसको हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, इंसुलिन के टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, वट जो भी डोजेज में हो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन पेन से ले जिससे भी ले उसको इंसुलिन हर दिन लेना पड़ता है। तो उसको डिपेंडेंसी है इंसुलिन में, क्योंकि उसका बॉडी खुद क्रिएट नहीं कर रहा है इंसुलिन को, उसको बाहर से लेना पड़ रहा है हमारा इंसुलिन को। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ठीक है। इसके जस्ट विपरीत है टाइप टू। टाइप टू में क्या होता है कि हमारा बॉडी रेसिस्ट कर जाता है इंसुलिन से, इंसुलिन बन भी रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका, हमारा सेल उसमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। मतलब जैसे आपको टीचर लेक्चर देके चले गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छी चीजें बता के गए लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज वैसे ही हमारे सेल्स भी होते हैं। क्या होता है कि इंसुलिन तो है, उसको काम भी करना है शुगर पे, उसको मेटाबोलाइज भी करना है, बट क्या है उसको कोई रेसिस्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो हटो, लगता है। अब ये जो टाइप टू है ये क्या है कि जनरली कब होता है? तो मिड एज वाले उम्र में होते हैं, 40-45 में शुरू होते हैं टाइप। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें इंसुलिन तो है ही ऑलरेडी हमारे बॉडी में, या थोड़ा कम होगा तो रेसिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसमें इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग दूसरा दवाइयाँ दवाइयाँ लेते हैं, वो हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज।
नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये क्या है कि कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से कुछ वैसे प्लेसेंटा या फिर वैसे कुछ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन को ब्लॉक कर दिया जाता है। इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन मेल फंक्शंस करने लग जाता है, इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देता है। तो जब तक प्रेगनेंसी रहेगा तो डायबिटीज एलिवेटेड होगा, शुगर लेवल एलिवेटेड होगा। बट जैसे ही प्लेसेंटा काम खत्म हो जाता है, मतलब जेस्टेशनल पीरियड ओवर हो गया, बच्चे का पार्चुरेशन हो गया, तो वो डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज इसको ही बोलते हैं। अब ये साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो भूख बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाता है, यूरिनेशंस बढ़ जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, विजन्स का रेटिनोपैथी हो जाता है, तो विजन्स का प्रॉब्लम होने लग जाता है, आदमी थका थका होने लग जाता है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई घाव हो गया तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है। तो कॉमन फीचर्स है, कॉमन सिम्टम्स है। बट कुछ एक सिम्टम्स हैं जो मेन एंड वुमेन में अलग अलग है। तो मेन में क्या है कि जनरली सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लग जाता है, मसल स्ट्रेंथ काफी पुअर हो जाता है। वुमेन में क्या है कि वेजाइनल प्रॉब्लम होने लग जाता है, यूटीआई के लक्षण तो बढ़ने लग जाते हैं, इंफेक्शन होने लग जाता है, इची स्किन, ड्राई स्किन, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करें, तो हमने देखा कि इंसुलिन डिपेंडेंट है टाइप 1, तो उसमें तो टाइप 1 में हमको इंसुलिन ही लेना है। वो क्या करेगा कि हमारा जो हार्मोन है, जहाँ हमारा बॉडी नहीं बना पा रहा है, तो उसको रिप्लेस करता है। तो अब ये जो इंसुलिन है वो बहुत सारे टाइप्स पे है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो ये जो एक्टिंग है वो बेसिकली उसके ड्यूरेशन पीरियड, कितना टाइम हमारी बॉडी में रह रहा है, कितने टाइम में वर्क कर रहा है, उस हिसाब से लिखा है। जैसे रैपिड एक्टिंग इंस्टेंट वर्क करता है 15 मिनट में, और इसका इफेक्ट जो जितना इंस्टेंट वर्क करे उसका टाइमली कम होता है, 2 से 4 तक ही एक्टिवेट होता है। शॉर्ट एक्टिंग है, 30 मिनट में होगा लेकिन 3 से 6 घंटे तक चलेगा। तो वैसे ही है ये। दूसरा है टाइप 2 में। तो टाइप 2 में इंसुलिन लेने की जनरली जरूरत नहीं होती है, बट कभी कभी इंसुलिन भी लिया जाता है, लेकिन इंसुलिन के साथ कुछ और लेना पड़ता है। तो पहला है बाइकोइनाइड्स, डीपीपी इनहिबिटर्स, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ये सब या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो इसका काम दिया गया है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है, तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन काम करता है या मेटाबॉलिज्म काम करता है। तो ये सब इसके कार्बोज, ये सब ड्रग्स के नाम है। बाइकोइनाइड्स ये हमारे जो अमाउंट में ग्लूकोज जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। तो मेटमॉर्फिन है। डीपीपी इनहिबिटर्स है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को इम्प्रूव करता है, उसको ड्रॉप करता है। और ये सब इसके ड्रग्स हैं। अगर आपको ये पूरा याद नहीं हो रहा है, इसका वर्किंग याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ड्रग्स याद कर सकते हैं। उसके बाद जेस्टेशनल पीरियड में बेसिकली इंसुलिन सबसे सेफ होता है, तो इंसुलिन लेते हैं। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो एक्सरसाइज करें जिससे कि पेनक्रियास ग्लैंड्स एक्टिवेट हो। तो एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सैचुरेटेड ट्रांस फैट नहीं खाइए जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा हो। ज्यादा से ज्यादा अनाज या अंकुरित वाला चीज खाइए। और बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें बेसिक एक हमारा डायबिटीज भी है। तो वेट को रिड्यूस कीजिए, जो नॉर्मल वेट है उतना में ही रखिए। जैसे जनरली बीएमआई आपका 18 से 24 के बीच होना चाहिए, 18.9 से 24.9 के बीच, तो उतना ही मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस भी एक ट्रिगर का काम करता है, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को बढ़ा घटा देते हैं। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ इज वेरी नेसेसरी। तो ये ऑल अबाउट हमारा डायबिटीज था। उसके बाद दूसरा है थायराइड डिसऑर्डर्स। तो थायराइड ग्लैंड होता है एक हमारे गले में, यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का रहता है, तो जिसका मेन काम क्या है कि मेटाबॉलिज्म को। तो नेक्स्ट है हमारा थायराइड डिसऑर्डर का। तो थायराइड में ये एक ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप का, जिसका मेन काम क्या है, बेसिक मेटाबॉलिट्स जो भी मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज्यादा पार्ट करता है। हार्ट, ब्रेन और जितने भी ऑर्गन्स है उसके फंक्शंस में हेल्प करता है। तो अब ये जो है मास्टर ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट होता है, तो पिट्यूटरी इससे फुल्ली कमांड्स करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टीएसएच हार्मोन्स आता है,
तो टीएसएच हार्मोन जनरेट होती है हमारे ग्लैंड्स में, पिट्यूटरी में, और वो क्या होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे थायराइड को बताता है कि T3 एंड T4 को जनरेट करना है। तो नॉर्मली नॉर्मल अमाउंट में होता है, फिर हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है। बट किसी वजह से, किसी मैल फंक्शंस की वजह से हो सकता है T3 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया और T4 का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, या हो सकता है दोनों का कम हो गया। तो यही एक डिसऑर्डर्स है, या तो इन दोनों का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, अगर कम होगा तो बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। तो अब क्या है कि हमारा जो बेसिक फंक्शन है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, हार्ट को नॉर्मल कर रहा है, इसके फंक्शंस को नॉर्मल कर रहा है, तो वहां पे अब नॉर्मलिटीज आ जाती है। तो एक एक करके हम लोग दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है, तो ये हमारे सिम्टम्स है, दोनों का सिम्टम्स अलग अलग दिखेगा। अगर हाइपो है मतलब कम थायराइड है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो फैटिग है, वेट गेन हो जाएगा। वही यहाँ पे हाइपर में वेट लॉस होने लग जाता है। लेकिन दोनों का जो सबसे कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज स्टेरिलिटी, स्टेराइल हो जाती है जनरली फीमेल्स। कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, डिक्रीज irregular heavy and irregular periods, slow heart rate, brittle nails, तो ये सब चीज होने लग जाता है। और हाइपरथायरॉइडिज्म का क्या है कि स्वेटिंग बढ़ जाता है, पीरियड्स कम हो जाते हैं, नेल थिकनिंग होने लग जाता है, फ्लफी आईज सब होने लग जाता है। तो ये सारी दोनों के सिम्टम्स अलग अलग है, ठीक है। कुछ है कॉमन सिम्टम्स है, कुछ एक अलग सिम्टम्स है। अलग सिम्टम्स में क्या है कि इसमें वेट गेन होता है, इसमें वेट लूज होता है, इसमें हेवी और इरेगुलर पीरियड है, इसमें लाइट एंड शॉर्ट है, ठीक है। एक फिगर भी है, वहां से भी आप देख इजली पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए हेयर लॉस दोनों में है, और फेस फुल जाता है, हाइपो में वेट गेन होने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है, यहाँ पे हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है, वेट लॉस, इनफर्टिलिटी, दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। और एक और चीज है कि इसमें ठंडा बर्दाश्त नहीं होता और इधर वाले में गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या है कि हमारा थायराइड थायराइड ग्लैंड कम प्रोडक्शन कर रहा है T3 T4 का, ठीक है। तो अब इसका काउज क्या हो सकता है? तो काउज डिफरेंट हो सकता है, क्यों हो सकता है? तो ऑटोइम्यून डिजीज के कारण हो सकता है, सडन टाइप ऑटोइम्यून उसको ट्रिगर कर दिया हो, कम प्रोडक्शन के लिए ट्रिगर कर दिया हो। या कभी कभी क्या होता है कि हमारा सर्जिकल रिमूवल होता है थायराइड ग्लैंड्स का, थायराइड कैंसर हो गया या कोई भी डिजीज हो गया, उसमें हमारा थायराइड ग्लैंड्स को बाहर निकाल देता है, तो प्रोडक्शन खत्म हो गया। या कभी रेडिएशन का ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरेज में हम आए, तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को ट्रिगर कर देगी, प्रोडक्शन कम पड़ गया। या कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है, बचपन से ही कम थायराइड काम कर रहा है, या मिसिंग है वो ग्लैंड्स, तो कम काम करेगा। या इन्फ्लेमेशन हो रहा है सर्टेन इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन, या कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं जिस वजह से ये काम हुआ है। या एबनॉर्मल हमारे बॉडी में आयोडीन लेवल है, ठीक है। पिट्यूटरी का डैमेज हो सकता है, और भी कोई भी लिवर टाइप का डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे? तो हम लोग T3 रिप्लेसमेंट कराते हैं या T4 रिप्लेसमेंट कराते हैं, जिसका भी कमी है उसका रिप्लेसमेंट लेते हैं। ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? तो वेट लॉस होने लग जाता है, तो हम पहले देख चुके हैं। तो अब इसका क्या क्या रीजन हो सकता है? तो पहला तो ऑटोइम्यून डिजीज दोनों में है, वो ट्रिगर भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। दूसरा, कोई तरह का नोडुल्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या इन्फ्लेमेशन काउज हो गया है उस वजह से हो सकता है। तो अब हम लोग उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं जो इसको कम करें, ब्लॉक करें, हमारे थायराइड जो ओवर एबिलिटी के साथ T3 T4 प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम करें। उसके बाद रेडियोएक्टिव आयोडीन हम लोग लेते हैं, सर्जिकल लेते हैं, कभी कभी सर्जरी से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये सर्जरी क्या होता है कि हाइपोथायरॉइडिज्म को जन्म दे सकता है। बीटा ब्लॉकर्स करते हैं तो ये थायराइड को नहीं करता, बट इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है कि हार्ट बीट बहुत हो गया, ये हो गया, तो उसको ये स्लो डाउन करता है। अब ये दोनों के लिए कॉमन है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आप अपने रिच डाइट लीजिए, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन लीजिए हमेशा, विटामिन लीजिए। जैसे कि कुछ एक दवाई जैसे कि स्यूडोनोइफ्रिन, इफिड्राइन, ये सबको थोड़ा त्यागिए, कम कीजिए। एल्कोलाइड्स, कैफीन, कॉफी जो भी हम पीते हैं उसको कट ऑफ कीजिए, एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन लीजिए। सिगरेट्स को कम कीजिए, क्योंकि सिगरेट एक ट्रिगर है जो
आपके थायराइड को मेल फंक्शंस के लिए प्रेरित कर सकता है। बहुत ज्यादा स्वाई खाना भी थायराइड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब भी एक्सरे करवा रहे हैं तो एक थायराइड ग्लैंड्स को बचाने के लिए कोलाइड का इस्तेमाल करें। सेलेनियम सप्लीमेंट सफिशिएंट अमाउंट में है तो इससे आप बच सकते हैं।